हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मुगल कालीन कला संस्कृति की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, मुगल कालीन कला संस्कृति, बहुत साधारण से, बहुत बेसिक से यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि मुगल कालीन कला में वस्तुतः है क्या। मुगल कालीन कला विशेष रूप से हम बात करेंगे स्थापत्य कला की। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्थापत्य कला की। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा चीजों को, फिर आगे हम चलते हैं। बहुत बेसिक सी बातें करने वाले। मुगलकालीन स्थापत्य कला में क्या है, किसका मिश्रण है, कहां कहां से ये प्रेरणा कहां से मिली? तो मुगलकालीन स्थापत्य कला में वस्तुतः भारत, ईरान, फारस, मध्य एशिया की बात करें, ठीक है, प्लस तुर्की, इन सारी की सारी जो स्थापत्य कला थी, इन स्थापत्य कलाओं का मिश्रण माना जाता है। क्या है इसमें? याद रखिएगा, आपसे सीधा सीधा बेसिक सा प्रश्न बनता है कि मुगलकालीन स्थापत्य कला में किस किस का मिश्रण है, कौन सी तत्वों का मिश्रण मिलता है। तो याद रखिएगा कि भारत, ईरान, फारस, बोले तो क्या है, मध्य एशिया प्लस तुर्की स्थापत्य कला का मिश्रण है थी मुगल स्थापत्य कला। निर्माण में क्या क्या, किन किन चीजों का निर्माण किया गया? तो निर्माण में महल बनाए गए, दुर्ग बनाए गए, मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, मकबरे बनाए गए, इन समस्त चीजों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। फिर एक और प्रश्न आपका बनता है कि मुगलकालीन कला स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सबसे बड़ी जो मुख्य विशेषता थी वो थी पित्राद्युरा का प्रयोग। क्या चीज बेटा जी? पित्राद्युरा का प्रयोग। क्या होता है पित्राद्युरा? विशेष रूप से ध्यान देना बेटा। इस प्रकार की कुछ फूल पत्तियां, ठीक है, इन फूल पत्तियों में ध्यान देना, रत्न जड़ित जो पच्चीदकारी हुआ करती थी वो क्या कहलाती थी? पित्रादुरा, जिसमें विशेष प्रकार से लाल, हरे और नीले रंगों का जो है रत्नों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। यहां से सबसे पहला प्रश्न भी क्या बनता है बेटा जी? ध्यान देना कि मुगल काल में कौन सी ऐसी इमारत थी, मुगल काल की कौन सी ऐसी इमारत थी जिसमें पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया? किसका प्रयोग किया गया? पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया। तो आपका सीधा सीधा उत्तर होगा, क्या होगा? एतमाद उद दौला का मकबरा, जिसका निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया। इस प्रकार की फूल पत्तियां, और इन फूल पत्तियों में क्या की जाती थी? सुंदर पेचीदकारी की जाती थी। यही चीज आपकी क्या कहलाएगी? पित्राद्युरा कहलाएगी बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपका बनता है। और यहां से प्रश्न आपका क्या बनता है कि मुगल काल में सबसे पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बार पित्राद्युरा का जो प्रयोग है वो पित्राद्युरा का प्रयोग एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया था। कहां पर किया गया? एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया। इस प्रकार से सुंदर सुंदर जो है पेचीदकारी का कार्य किया जाता था। रत्न आभूषणों का जो है जड़ित ये जो कार्य था, ये आपकी क्या कहलाती थी? पित्राद्युरा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पित्राद्युरा कहलाती थी। कोई इस प्रकार की जो है विशेष प्रकार की बूटी बना दी जाए, है ना, इस प्रकार की कोई विशेष प्रकार की बूटी बना दी जाए, और इस बूटी में भी जो है विशेष रंगों का जो है क्या किया जाता था बेटा? प्रयोग किया जाता था। और यही चीज आपकी क्या कहलाती थी? पित्राद्युरा कहलाती थी। तो पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया, ये बहुत बड़ी देन थी मुगल काल की भारतीय स्थापत्य कला को। भारतीय स्थापत्य कला को आगे की जो कक्षाएं होगी हमारी, इन कक्षाओं में मैं आपको कई तस्वीरें भी दिखाने वाला हूं। तो ये याद रखिएगा कि इस प्रकार से सुंदर रत्न आभूषण जड़ित जो चीजें होती थी वो क्या होती थी? पित्राद्युरा कहलाती थी।
क्या होती थी ये बेटा जी? पित्राद्युरा होती थी। आगे बात समझ में आ गई था? आपसे पूछा जा सकता है कि पित्राद्युरा का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया? तो एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार की सुंदर, देखो भव्य लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना। मैं तो खैर इतना चीजें आती नहीं। फिर अगली बात कि चार बाग पद्धति, क्या चीज बेटा जी? चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। चार बाग किस तरीके से? चार बाग इस तरीके से कि यहां सामने कोई ना कोई भव्य इमारत, भव्य इसका निर्माण किया जाता था इमारत का। ठीक है, ये सामने क्या होती थी? इमारत होती थी। और इस इमारत के सामने देखिएगा, समझना इन चीजों को, छोटे छोटे कुछ डायग्राम में बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, पहली बार तो एक तो गुंबद का प्रयोग किया जाता था। किसका? गुंबद का प्रयोग किया जाता था। और इसमें भी दोहरे गुंबद का भी प्रयोग किया जाता था। आगे बात करेंगे गुंबद क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि इस इमारत के सामने यदि आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक रास्ता बना हुआ मिलेगा आपको, है ना। और इसके बीचों बीच जो है एक इस प्रकार से यहां पर सुंदर इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से आपको रास्ता बना हुआ मिलेगा। ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पर बहुत ही भव्य सुंदर सा आपको देखिएगा इस तरीके का, बहुत ही भव्य सुंदर सा यहाँ पर एक फंवारा भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जहां पर फंवारा लगाया हुआ होता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और जो है ये जल से पूरा का पूरा भरा हुआ। अब यहाँ चार बाग समझा रहा हूं मैं आपको। क्या चीज समझा रहा हूं? चार बाग समझा रहा हूं। तो बेटा ध्यान देना। अब चार बाग में क्या होता था? ये विशेष रूप से एक बाग इस तरफ, एक बाग इस तरफ। ठीक है, ये बाग बने हुए होते थे। यहां पर क्या बने हुए थे? बाग बने हुए थे। और यही जो चीज है वो क्या कहलाती थी बेटा? चार बाग पद्धति कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चार बाग पद्धति। इसी में सुंदर सुंदर जो है वृक्ष वगैरह इस प्रकार से जो है फूल पत्तियों वाले इस प्रकार से वृक्ष, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या लगाए जाते थे? वृक्ष लगाए जाते थे। ठीक है, कोई बढ़िया से पौधे जो है इस प्रकार से, ये जो चीज है वो क्या कहलाती थी बेटा? आपकी चार बाग पद्धति कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है? चार बाग पद्धति। तो भारत में पहली बार मुगल काल में, एक तरीके से हम बात करें तो मुगल काल में पहली बार चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। किसका? चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर अगली बात क्या? अगली बात ये याद रखना कि चार मीनार पद्धति, क्या चीज? चार मीनार पद्धति का भी प्रयोग किया गया। चार मीनार पद्धति क्या होती है? देखो यहां पर, ठीक है ना, चार मीनारें बनाई जाती थी। ये एक मीनार इधर आपकी यहां पर, ठीक है, ऊपर से ये वाला भाग गोलाकार, ये एक मीनार इधर आपकी बेटा जी। समझना केवल चीजों को, मैं एक प्रतीकात्मक जो है चित्र बनाने का आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। एक मीनार यहां पर आपकी, है ना, एक मीनार यहां पर, कुल मिलाकर के चार मीनारें बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? चार मीनारें इस प्रकार से। ये यहां पर बना देता हूं आपकी, यहां पर ये क्या है? मीनारें बनाई गई। ठीक है बेटा जी, क्या बनाया गया? मीनारें। तो यही चीज आपकी क्या कहलाई? चार मीनार पद्धति का प्रयोग किया गया। वस्तुतः चार मीनार पद्धति की हम लोग बात करें, चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे जैसे आगरा के ताजमहल की, है ना, चार मीनार पद्धति का प्रयोग किया गया पहली बार, जिसमें विशेष रूप से, है ना। अभी हुमायूं के मकबरे की बात करेंगे जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया पहली बार। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये बेटा जी आपका क्या कहलाता है? गुंबद कहलाता है। क्या कहलाता है? गुंबद कहलाता है। अब इसी में यहीं पर ये इस प्रकार से क्या बनाए जाते थे? मेहराबों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया बेटा जी? मेहराब का प्रयोग भी किया गया पहली बार मुगल काल में। इस प्रकार से जो आकृति होती है ना, ये देखो इस प्रकार से आपने देखेंगे भी होंगे, यदि कहीं मुगल आप जो है मकबरा आपने देखा होगा तो इस प्रकार से, है ना, ये चीज क्या कहलाती है? मेहराब। क्या चीज? इस प्रकार से मेहराबों का प्रयोग किया गया। चार मीनार पद्धति का प्रयोग किया गया। पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? पित्राद्युरा का प्रयोग, चार मीनार पद्धति का प्रयोग। और सबसे बड़ी बात चीज बेटा क्या? मेहराब समझ में आ गए आप?
जो है सुंदर पानी के झरने, पानी के झरनों का प्रयोग किया गया, बहते हुए झरने का प्रयोग देखो, है ना। इस प्रकार से मैंने कहा ना कि झरने बनाए जाते थे, ठीक है। बहते हुए झरनों का भी प्रयोग किया गया कौन सी कला में, कौन से काल में, मुगल काल में। तो ये मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा जी, मुगल कालीन स्थापत्य कला की सबसे बड़ी जो है ये विशेषता मानी जाती है। आगे बात समझ में, कौन कौन सी विशेष इमारत जो है विशेषता हो गई, पित्रा का प्रयोग है, चार बाग पद्धति का प्रयोग है, बहते हुए पानी का प्रयोग, है ना। इस प्रकार से जो है सुंदर बहते हुए पानी का प्रयोग, इस प्रकार से जो है क्या किया जाता था, सुंदर पानी का, बहते हुए पानी का प्रयोग किया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है। और चार बाग पद्धति, चार मीनार पद्धति, दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, मेहराबों का प्रयोग किया गया। किसका, मेहराबों का प्रयोग किया गया। ये मुगल कालीन स्थापत्य कला की, मुगल कालीन स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये सारी चीजें लिख रहा हूं, देखिएगा कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में, मुगल कालीन स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला में अरबी, अरबी, फारसी, ईरानी, मतलब क्या, मध्य एशिया, ठीक है, तुर्की, वे भारतीय तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। क्या क्या निर्माण किया गया, तो मुगल काल में महल, दुर्ग, मंदिर, महल, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, मकबरों इत्यादि का निर्माण किया गया। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, यहां से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा जी इसको, विशेषताएं। तो देखिएगा विशेषताएं, सबसे पहली बात कि पित्रा ड्यूरा का प्रयोग, पित्रा ड्यूरा का प्रयोग, नंबर 2 दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद, नंबर 3 मेहराबों का प्रयोग, नंबर 4 चार मीनार पद्धति, नंबर 5 चार बाग पद्धति,
और नंबर 6, बहते हुए झरने, बहते हुए झरनों या पानी का प्रयोग। ये प्रमुख विशेषताएं हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की। ये ध्यान रखना, बहुत सीधा सा बेसिक सा आपका प्रश्न बनता है और हजारों बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, पित्रा-द्युरा का प्रयोग, दोहरा गुंबद, मेहराब का प्रयोग, चार मीनार पद्धति, चार बाग पद्धति। ठीक है, मेहराब किस तरीके से होते हैं मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके से मेहराब होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ठीक है, आगे बात समझ, थोड़ा सा प्रयास किया मैंने प्रतीकात्मक बनाने का, बाकी मेरी ज़्यादा पेंटिंग अच्छी है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये चार मीनार पद्धति, ये चार मीनारों का प्रयोग किया जाता था। सुंदर सुंदर चार मीनारें बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी बेटा? चार मीनारें बनाई जाती थी। ठीक है, क्लियर है। ये वाला भाग क्या आपका क्या कहलाता बेटा? दोहरा गुंबद। क्या कहलाता था? दोहरा गुंबद। अगली जो हम बात करने वाले हैं अब हुमायूं के काल की, प्रारंभ से लेकर के बाबर। ठीक है, और हुमायूं विशेष रूप से याद रखना, हुमायूं काल की इमारतें, हुमायूं के काल की कौन कौन सी इमारतें हैं उसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो ध्यान देना, सबसे पहले दीन पना नगर। कौन सा? दीन पना नगर। दीन पना नगर का निर्माण 1534-35 के दौरान किया गया। कहां पर है दीन पना नगर? दिल्ली में। वर्तमान में यदि हम लोग बात करें, क्या बात करें, वर्तमान में पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? दीन पना नगर। दिल्ली का मीना बाजार देखा? दिल्ली का मीना बाजार देखा कि नहीं देखा, ये बताओ मुझे, है ना? वही चीज क्या है बेटा जी? दीनपना नगर एक तरीके से, जिसे बहते हुए, क्या चीज है? बहते हुए बाजार या पानी के बीच में बाजार की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ। पहले कुछ बाबर कालीन इमारतों की बात कर लेते हैं। बाबर कालीन इमारतें, बाबर कालीन इमारतें, देखिएगा, कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के लिए डलवा रहा हूं, तो एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा।
ठीक। तो ध्यान देना, बाबरकालीन यदि इमारतों की बात करते हैं तो बाबरकालीन इमारतों में बेटा क्या, पहली चीज तो कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे बाबर को एक तो बाग लगवाने का बड़ा शौक था, बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। जिस चार बाग पद्धति की हम लोग बात कर रहे थे, एक तरीके से वो चार बाग पद्धति बाबर की देन है। चार मुगल कालीन स्थापत्य कला में चार बाग पद्धति का जनक माना जाता है। कौन है? बाबर। और बाबर ने ये बाग लगाने के लिए ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया। कौन सी विधि का प्रयोग किया? देखो अभी हमने बात करी, ये इस तरीके से बाग लगवाता था, बड़े सुंदर भव्य बाग बनवाए किसने? बाबर ने। किसने? बाबर ने। और ज्यामितीय विधि का प्रयोग करता था, ऐसे बिल्कुल ऐसे कोई एरे गेरे नहीं बनाता था, बड़े सुंदर सुंदर जो है बागों का निर्माण करवाया है ना। किसने करवाया है? बाबर ने। ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया। किसका? ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया था किसने? बाबर ने। ये चीज का बेटा विशेष रूप से ध्यान रखना, बाग लगाने का बड़ा शौक क्या था? कौन? बाबर। और इसीलिए बाबर के काल में उसने दो बाग, एक तो प्रमुख रूप से दो बाग लगाए बाबर ने। कौन कौन से लगाए बेटा? देखो यहां से सीधा सीधा आपका प्रश्न आता है। एक तो आराम बाग, जिसे वर्तमान में अब जो है राम बाग के नाम से जाना जाता है, आराम बाग आगरा। और दूसरा चीज क्या? नूरे अफगान, जिसे बाग ए बाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाग ए बाबर। और ये कहां पर है? काबुल। और यहीं पर बाबर का मकबरा बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले कुछ चीजें मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि बाबर को बाग लगवाने का बड़ा शौक था। बाग लगवाने का शौक था। उसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाए। चार बाग पद्धति का जनक माना जाता है। जनक माना जाता है। ठीक है बेटा जी, चार बाग पद्धति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये याद रखा, चार बाग पद्धति से उसने दो बाग लगवाए भारत में। चार बाग पद्धति से कितने बाग लगाए? दो बाग लगवाए उसने। कितने बाग है बेटा जी? दो बाग। बाबर ने कौन कौन से बाग लगवाए? तो याद रखना, ये दो बाग लगवाए इसने। चार बाग पद्धति के ऊपर आधारित था। मैंने आपको बता दिया कि चार बाग पद्धति वस्तुतः होती कैसी है, क्या चीज थी चार बाग पद्धति में। ठीक है, पहला तो बाग कौन सा? आराम बाग। कौन सा? आराम बाग, जिसे वर्तमान में राम बाग कहा जाता है, आगरा में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो सबसे पहले बाबर को इसी आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में 2 साल बाद में 1532-33 के आसपास उसके द्वारा चुने हुए अंतिम स्थान बाबर चाहता था कि उसे काबुल में जो है दफनाया जाए। कहां पर? काबुल में दफनाया जाए। तो इसलिए उसकी 2 साल बाद में उसकी अस्थियों को निकाल करके अंतिम रूप से उसे काबुल के नूरे अफगान बाग में दफनाया गया, जिसे बाग ए बाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाग ए बाबर। अब किताब गाइड मत पढ़ना यहाँ पर, क्योंकि आराम बाग जो है केवल एक ही बताया गया, दो है वस्तुतः ये। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है बेटा? तो देखो, चार बाग पद्धति से उसने दो बाग लगाए। एक तो कौन सा बेटा? आराम बाग। आराम बाग। इसी आराम बाग को नाम बदल करके अब क्या है वस्तुतः? ये राम बाग है। कौन सा है? राम बाग। और ये कहां पर है बेटा? आगरा में। इसमें क्या बात याद रखोगे कि बाबर को सर्वप्रथम यहीं दफनाया गया। बाबर को पहली बार यहीं दफनाया गया।
पहली चीज। दूसरी बात याद रखना, नूरे अफगान, कौन सा? नूर ए अफगान या नूरे अफगान, नूरे अफगान, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? बाग ए बाबर भी कहा जाता है, ध्यान रखना बेटा, क्या कहा जाता है? बाग ए बाबर, इसको क्या कहा जाता है? बाग ए बाबर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? कहां पर है बेटा जी? याद रखना काबुल में है। कहां पर है? काबुल में है। इसमें याद रखिएगा कि बाबर को अंतिम रूप से, बाबर को अंतिम रूप से दफनाया, यहीं दफनाया गया, अंतिम रूप से यहां दफनाया गया, दफनाया गया, ठीक है। अंतिम रूप से बाबर को कहां दफनाया था? नूरे अफगान बाग में। कौन से बाग में? नूरे अफगान बाग में। तो ये हमने बात कर ली बाबर कालीन बाग, ठीक है। इसके अलावा यदि हम स्थापत्य कला में बात करते हैं तो देखिएगा कि बाबर ने अब दो चीजें, तीन चीजें कुछ विशेष रूप से याद रखना। देखो, एक तो पानीपत में, पानीपत बोले तो हरियाणा, पानीपत हरियाणा में जाकर के काबुली खाई बेटा, याद रखना। पानीपत हरियाणा में क्या खाई? काबुली खाई। पानीपत हरियाणा में उसने काबुली बाग मस्जिद, या हाँ काबुली बाग मस्जिद, कौन सी? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कहां पर? पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है बेटा, ध्यान रखना। नंबर 2, बाबरी मस्जिद जो सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दा रहा अब तक, अब सोल्व हो गया। खैर, बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 में करवाया उसने, खानवा युद्ध के बाद में। कौन से युद्ध के बाद में? खानवा युद्ध में। और बाबरी मस्जिद बोले तो कहां पर? यूपी में है बेटा, रामकूट नामक पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया। बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? इस मीर बाकी ने जो है आदेश दिया, इस मीर बाकी को आदेश दिया था सेना बाबर ने, और यहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी मीर बाकी ने इसका नाम क्या रखा बेटा जी? बाबरी मस्जिद। एक बाबर ने संबल मस्जिद का निर्माण करवाया यूपी के रुहेलखंड में, ठीक है। नंबर 2, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। तो निर्माण 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कि बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी, बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर इसका निर्माण करवाया गया। कहां पर? तो याद रखिएगा कि कहां? यूपी अयोध्या, रामकोट की पहाड़ी पर,
रामकोट की पहाड़ी पर। एक लास्ट चीज मैं बाबर की ओर लिख देता हूं। नंबर 3, यूपी रुहेलखंड में संभल मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये हो गई बाबर के समय के स्थापत्य कला की हम लोगों ने चर्चा करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जी हुमायूं कालीन इमारतें। हुमायूं कालीन स्थापत्य। देखिए बेटा ध्यान देना, यदि हम बात करें हुमायूं कालीन स्थापत्य की, तो हुमायूं के काल में तो ज्यादा कुछ उसको निर्माण करवाने का बेचारे को समय ही नहीं मिला। उसके पीछे कारण क्या था? अफगान नेता शेरशाह सूरी सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि शेरशाह सूरी उसके पीछे पड़ा रहा। इसी शेरशाह सूरी को बाबर ने चालाक लोमड़ी कहा, चालाक अफगान के करके पुकारा था। जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसने कहा था, रे हुमायूं तो जीवन में कभी किसी से संभल के रहे या नहीं रहे, लेकिन शेरशाह सूरी से संभल करके रहना, और हुआ भी यही। 2-4 गलतियां थी हुमायूं की, जैसा कि उसने अपने साम्राज्य के विभाजन अपने भाइयों के साथ में किया, और दूसरी चीज क्या बेटा जी कि अफगान शासक ये शेरशाह सूरी हमेशा उसके पीछे पड़ा रहा। बहुत बार इनके दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, और अंततः शेरशाह सूरी ने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में इस हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को पराजित करने के बाद में उसे भारत से भागने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1540 से लेकर के 1555 तक का जो शासनकाल का समय है, वो शासनकाल का समय हुमायूं का निर्वासन शासनकाल का समय है। किसका है? निर्वासन काल कहलाता है वो हुमायूं के जीवन काल में। ठीक है, आगे बात समझे, तो इसलिए इसको बेचारे को ज्यादा समय नहीं मिला। नंबर 1 दीन पनाह नगर। निर्माण 1534-35 के दौरान दिल्ली में याद रखिएगा,
कि दिल्ली का प्रसिद्ध तेरतावा बाजार ठीक है, यहीं पर, ठीक है, मीना बाजार जिसे बोलते हैं ना वो बेटा। अगली बात कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, पराजित कर यहां इसका नाम बदल दिया, इस किले का नाम बदल करके, इस किले का नाम बदलकर शेरगढ़ रख दिया था, शेरगढ़ रखा, या कई जगह आपको नाम मिलता शेर मंडल रखा। यहीं स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। शेर मंडल, ठीक है ना, हुमायूं की मृत्यु हुई। वर्तमान नाम इसका पुराना किले के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना बेटा, इसका वर्तमान में क्या किस नाम से जाना जाता है, पुराना किला। वर्तमान में पुराना किला दिल्ली, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगली बात, हुमायूं के काल में और क्या, एक तो दीनपना नगर, ध्यान रखना, ठीक है। आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया 1540 में, आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया कब, 1540 में, किसके द्वारा करवाया गया था, हुमायूं के द्वारा। एक फतेहाबाद हिसार, वहां पर भी मस्जिद का निर्माण करवाया गया, इस मस्जिद का निर्माण ईरानी शैली में करवाया उसने, ठीक है। तो आगरा की मस्जिद, पंद्रह सौ 40 ईस्वी में, याद रखिएगा कि फतेहाबाद हरियाणा मस्जिद का निर्माण, इसका समय नहीं मिलता बेटा, है ना, लेकिन ऐसा कहा जाता कि इसका निर्माण हुमायूं के द्वारा ईरानी शैली में करवाया गया, हुमायूं द्वारा ईरानी शैली में निर्माण करवाएगा।
ठीक है, तो ये विशेष बातें हमने कर ली किसकी, हुमायूं के काल की। अगला यदि हम बात करते हैं तो हुमायूं के बाद में चूंकि शासक बना शेरशाह सूरी मुगल काल का हिस्सा है, तो शेरशाह सूरी के समय अभी अभी मैंने कहा कि जिस दीनपना नगर की स्थापना की गई थी हुमायूं के द्वारा, उसी का नाम बदल करके उसने एक तो शेरगढ़ रखा, उसी को शेरमंडल कहा जाता है। वहां पर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था। हुमायूं बहुत पढ़ाकू आदमी था वस्तुतः। ऐसा कहा जाता कि हुमायूं जब अपने साथ में किसी अभियान के ऊपर जाता था तो पूरा का पूरा किताबों का बेड़ा लेकर के जाता था, साथ में एक किताबों का अलग से पुस्तकालय साथ में चला करता था। इतना पढ़ाकू आदमी, इतना पढ़ाकू कि भाई साहब वर्तमान में होता ना तो आप लोगों को बहुत बड़ी टक्कर दे देता। वो RSIS के पोस्ट पे होता, इतना पढ़ाकू आदमी था हुमायूं। खैर, तो दिल्ली में दीनपना नगर का नाम बदल के उसने शेरगढ़ नामक नगर बसाया था पूरा का पूरा, और पुराना किला जिसे कहा जाता है वहीं पर किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। और शेरशाह सूरी का मकबरा, याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी तो याद रखना कि दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना की। जिसे वर्तमान में पुराना किला के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसके अवशेषों में केवल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, लाल दरवाजा वे खूनी दरवाजा ही शेष बचे। खूनी दरवाजा कहने के पीछे भी कारण है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहीं पर जो निर्भया हत्याकांड हुआ था, है ना, कौन सा, निर्भया हत्याकांड, वो यहीं पर हुआ था। और इसी कारण अब इसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी दरवाजा कहा जाता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में पुराने किले के अंदर किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। किला ए कोहना
नामक मस्जिद का निर्माण करवाएगा। शेरशाह सूरी ने सासाराम बिहार में अपने मकबरे का निर्माण करवाया। अपने मकबरे का निर्माण करवाया। जो कि तालाब के मध्य बना होने के कारण, अगली क्लास में आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा शेरशाह सूरी के मकबरे की, याद रखना, ठीक है। तालाब में बना हुआ है, किसमें? तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, सासाराम बिहार में, ठीक है। और यही कारण है कि वो दूर से जब उसको देखते हैं तो द्विगुणित नजर आता है। कैसा? ऐसे लगता है 4 मंजिला है, लेकिन ऐसे लगता है कि 8 मंजिलें बनी हुई हो। अष्टकोणीय मकबरा है। कैसा है? अष्टकोणीय मकबरा है, द्विगुणित नजर आता है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि तालाब के बीचों बीच स्थित होने के कारण, के बीचों बीच स्थित होने के कारण स्थित होने के कारण द्विगुणित नजर आता है। नजर आता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि नोट लगा के लिख रहा हूं कि कनिंघम महोदय ने, देखिएगा क्या चीज, कनिंघम महोदय, ठीक है। कनिंघम महोदय ने कहा कि ये तो जो शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनाया ना, ये मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। किससे सुंदर है? ताजमहल से भी सुंदर है। किला एक कोना, ये भी अष्टकोणीय मस्जिद है। देखिए याद रखिएगा, अष्टकोणीय मस्जिद। माफ करना बेटा, शेर मंडल की बात है वो, खैर वापस लिखूंगा मैं आपको कि कनिंघम महोदय ने शेरशाह के मकबरे को शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर माना है। ताजमहल से सुंदर माना है, सुंदर माना है। याद रखना बेटा कि जो शेरमंडल जो बनाया गया था, वो शेरमंडल जो है वो अष्टकोणीय है, ठीक है ना। यहीं पर लिख देता हूं मैं,
पुराने किले में शेर मंडल स्थित है, जो कि अष्टकोणीय है, जो कि क्या है, अष्टकोणीय है। क्या है, अष्टकोणीय है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, शेरशाह सूरी के काल के इमारतों की हमने बात की है। ठीक है, कुछ बातें विशेष रूप से याद रखना कि कनिंघम महोदय ने कौन सी इमारत को, मुगलकालीन इमारत को ताजमहल से भी सुंदर माना है। तो याद रखिएगा कि ताजमहल से भी सुंदर माना किसको है, सासाराम बिहार में स्थित, सासाराम बिहार में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को। अंतिम कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं और बात कर रहा हूं मैं अकबर कालीन इमारतें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा अकबर कालीन इमारतों में से कि अकबर के काल की प्रथम इमारत कौन सी है। तो अकबर के काल की प्रथम इमारत मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप जो सामने देख रहे हैं देखिएगा, कुछ चीजें मैं यहां से आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, और फिर मैं आपके लिए लिखने वाला हूं। ये आप जो सामने देख रहे हैं वो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा। याद रखना बेटा कि अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है हुमायूं का मकबरा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये प्रश्न बनता है, बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रश्न हजारों बार आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो अकबर के काल की पहली इमारत मानी जाती है क्या चीज, हुमायूं का मकबरा। आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपका गुंबद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, याद रखना कि इस भाग को क्या कहा जाता है, गुंबद कहा जाता है। मुगल काल में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया हुमायूं के मकबरे में। मुगल काल में पहली बार दोहरे मकबरे का प्रयोग किया गया था। याद रखना कौन से मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में। अकबर के काल में निर्मित प्रथम इमारत मानी जाती है कौन सी, हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण हाजी बेगा बेगम के द्वारा करवाया गया था। और इसके वास्तुकार, याद रखना बेटा यहीं पर लिख रहा हूं कि निर्माण हाजी बेगा बेगम, अकबर की सौतेली माता थी बेगा बेगम। वास्तुकार मिर्जा गयास बेग। ये सीधे सीधे प्रश्न है आपके, मिर्जा गयास बेग। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, क्या चीज बेटा, हुमायूं का मकबरा। ध्यान रखना कि अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है, अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है, प्रथम इमारत मानी जाती है। पहली बात, पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कि पहली बार
चार बाग पद्धति, चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अभी दिखाऊंगा तस्वीरें, परंतु इसमें स्वतंत्र चार मीनारें नहीं है, इसमें स्वतंत्र चार मीनारें नहीं है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। देखो, अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है। पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग, पहली बार चार बाग पद्धति, और पहली बार इसमें जो है चार मीनार प्रणाली, चार मीनार। देखो, इस मकबरे को देखोगे तो चार मीनारें दिख रही होगी आपको, यहां पर 1 2 3 और 4। लेकिन मैंने एक बात लिखी, ताजमहल का पूर्वगामी है, परंतु इसमें स्वतंत्र चार मीनारें नहीं है। आप यदि देखोगे आगरा के ताजमहल को तो उसमें स्वतंत्र चार मीनारें हैं, जब लेकिन इसमें क्या है, स्वतंत्र चार मीनारें बेटा जी कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। चार मीनारें जरूर है, छोटी हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। आगे बात समझ, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज कहलाती है आपकी मेहराब। क्या कहलाता है? ये मेहराब कहलाता है। इस प्रकार की ये आकृति, ये आपका गुंबज कहलाता है, ये गुंबज या टोम्ब। ठीक है, अगला देखो, अब इसको ढंग से देखो। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हुमायूं का मकबरा, ये वाली जो चीज है ये आपका मेहराब कहलाता है। क्या कहलाता है? मेहराब कहलाता है। मैंने कहा ना कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की जब विशेषता बताई तो मैंने कहा मेहराबों का प्रयोग होता था। किसका? मेहराबों का प्रयोग होता था। ये आपका हुमायूं का मकबरा आप लोग आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। आप ये जो मकबरा देख रहे हैं वो किसका है? हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अगला ये देखिए, मैंने आपको कहा कि बहते हुए जल का और फव्वारों का प्रयोग किया जाता था। अब इसको देखो, अब इसको जैसे दूर से देखोगे ना तो ऐसे लग रहा है ना कि ताजमहल है, लग रहा कि नहीं लग रहा? बहते हुए जल का प्रयोग, फव्वारों का प्रयोग, और इस तरफ बाग मिलेंगे आपको, 1 बाग, 2 बाग, 3 बाग और 4 बाग। 4 बाग पद्धति का क्या किया जाता था बेटा? प्रयोग किया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, याद रखना बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इसका निर्माण 1564 में अकबर के द्वारा, हुमायूं का मकबरे का निर्माण, हुमायूं मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में किया गया। कब? 1564 ईस्वी में इसका क्या करवाया था बेटा? निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। अकबर के काल की प्रथम इमारत मानी जाती है। ये देखिए, आप इसको देखो, ये जो है आप देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य और लिख रहा हूं कि 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को, बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड को इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया। इसी मकबरे से गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज जो अधिकारी था उसका नाम था हडसन। क्या नाम था? हडसन के द्वारा इसी मकबरे से जो है 1857 की क्रांति के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ये देखिएगा फिर से तस्वीर। ठीक है,
ये आप जो देख रहे हैं ये आपका हुमायूं का मकबरा है बेटा। ये चीज मेहराब कहलाती है, ये आपका गुंबद कहलाता है। क्या कहलाता है? गुंबद कहलाता है। तो ये हमने बात कर ली अकबर कालीन कुछ इमारतों की। आगे हम आगरे के लाल किले की बात करेंगे, ठीक है। अकबर के काल की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें थी उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। जल्द से जल्द आप लोग सफल हों, यही मेरी मनोकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।